हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल SCI कृषि संस्थान से। और मैं हूं आपका सत्येंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मैंगो। हम फ्रूट प्रोडक्शन में किसी एक फ्रूट को लेके आ रहे हैं। आज आपको ये मालूम हो हमें पढ़ना क्या होता है। हालांकि हम लेंगे सभी फ्रूट्स को बारी बारी से, लेकिन आज हम ले रहे हैं सबसे पहले फ्रूट्स, या यूं कहें किंग ऑफ फ्रूट्स या नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, मैंगो को। ठीक है, आप पूरी लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंगो से आप कोई भी एग्जाम दे लें, चाहे स्टेट का MPPAT हो, चाहे ACR हो, चाहे BHU एग्जाम हो, चाहे CGPAT हो, MCAR हो, TNU हो, कोई भी एग्जाम हो, यकीन मानना, चाहे आपका एज वेल एज आपका जॉब वाला एग्जाम हो लाइक दैट AFA, ADU एक्सेट्रा, चाहे मैनेजमेंट वाले एग्जाम हो मैनेजमेंट के, जैसे कि नियाम हुआ, मैनेज हुआ, आप ये समझ लें अगर 100 क्वेश्चन इजी के आ रहे हैं तो 1 से 2 प्रश्न मात्र इस छोटे से टॉपिक से आ जाते हैं, मैंगो से। तो चूंकि अगर एक लेक्चर से आपके 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना चाहिए। एग्जाम कोई भी हो, एजी संबंधित जो भी एग्जाम होगा, मिनिमम 1 से 2 प्रश्न आज की क्लास से आ जाएंगे। और क्लास फ्री है बेटा, तो स्वाभाविक है आपको सुनना चाहिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में या टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मैंगो। ठीक है, अच्छा, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में आप इसे बोलते हैं आम। ठीक है, तो बेटा मैंगो की बात करने वाला है, तो हमें कुछ पॉइंट सबसे पहले आने चाहिए, और वो कुछ पॉइंट हैं BNFO2N। भाई हम किसी भी प्रोडक्शन की बात करें, चाहे हम क्रॉप सेक्शन में एग्रोनॉमी क्रॉप पढ़ें, चाहे हम फ्रूट क्रॉप पढ़ रहे हैं अभी, चाहे सब्जियों के बारे में पढ़ें, चाहे किसी फूल का अध्ययन करें, आप ये हमेशा ध्यान रखना, हमें किसी भी क्रॉप के इन 4 सेक्शन के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए 100%। नहीं तो फिर मतलब क्या, अभी तो ABCD स्टार्ट नहीं किया, अभी तो ये 4 बेसिक चीजें आपको सबको आनी चाहिए। इनका मतलब क्या होता है आप वो सीखिए। ठीक है, BN माने होता है बॉटनिकल नेम, आप हिंदी में से कहते होंगे वानस्पतिक के नाम। तो ऐसे मैंगो की बात करें, मैंगो का BN नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, नाम क्या है बेटा? मैंगीफेरा इंडिका। आप ये मत बोलना हिंदी में नाम क्या हुआ, भैया नाम हमेशा साइंटिफिक होते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते तो उसे कैसे पढ़ते? वो ये पढ़ते मैंगीफेरा, वो ऐसे लिखते, बस बात एक ही है, कुछ अंतर नहीं हुआ ना। इतना तो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, इतना तो कॉपरेट कर ही सकते हैं आराम से। ठीक है, अच्छा, इस पे थोड़ा डिटेल में बात कर लें, ये होता क्या है। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लासिफिकेशन में 7 इकाइयां हुआ करती थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, 5 हो गई, और 6वीं थी जीनस, और 7वां था स्पीसीज। इसका मैंने आपको बताया था डिटेल में, कोई भी नाम में 2 शब्द छुपे होते हैं, एक ये शब्द और एक ये शब्द, माने 2 शब्द होंगे, पहला दूसरा। पहला शब्द जो होता है ये बताता है जीनस को। किसको बताता है बेटा? जीनस। और जीनस को हिंदी में आप क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं बेटा वंश। और दूसरा शब्द होता है जाति, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पीसीज। इस हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं आप? जाति। माने मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको, अगर आप एक बार सीख लेंगे तो बार बार हर लेक्चर में अपन यूज नहीं करेंगे ना। ऐसे मैंने बोला कोई भी नाम हो, किसी भी नाम का पहला शब्द बताता है वंश को और दूसरा शब्द बताता है जाति को। इसका मतलब अगर आप सभी बोल देंगे कि बताइए आम का वंश क्या है, तो आम का वंश क्या है? मैंगीफेरा। जाति क्या है बेटा? इंडिका। अच्छा, एक चीज और देखें, हम जब कोई शब्द लिखते हैं, हम कोई BN या ZN या किसी भी क्रॉप का जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उनको हम अंडरलाइन से अलग कर देते हैं। ध्यान रखना, आप जब कोई एग्जाम दे रहे हैं, रिटन एग्जाम है, आप किसी का नाम लिख रहे हैं, तो प्लीज या तो उसको इटैलिक फॉर्म में लिखिए, माने एक उसके नीचे एक। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उन दोनों जीनस और स्पीसीज को अंडरलाइन जरूर करें, ध्यान रखना।
तो इसका मतलब मैंने बेटा इसलिए बताना चाहा आपसे, कोई भी नाम हो उनका वंश पहला शब्द होता है और जाति दूसरा शब्द होता है। तो आम के इस प्रकार आपको नाम तो मालूम पड़ेगा आम का आपको, उसके साथ साथ आपको वंश और जाति तो अंडरस्टूड हो गई, माने वो तो स्वतः आपको मालूम पड़ गई होंगी। ठीक है, एफ की बात करें, एफ मानो होता फैमिली बेटा। ठीक है, तो इसका फैमिली होता है अनाकार्डियेसी। क्या फैमिली बेटा इसका? अनाकार्डियेसी। ठीक है, एक ही बात है, इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये बार बार मैं रिपीट दोनों लैंग्वेज में लिख नहीं पाऊंगा, टाइम बहुत हो जाएगा। आप जैसे मेरी क्लास लेना स्टार्ट करेंगे आपको धीरे धीरे टॉनिक समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो इसका फैमिली है अनाकार्डियेसी, और इसके अलावा आम में हालांकि काजू और आता है जिसका फैमिली भी अनाकार्डियेसी है, पर हमें उसकी भी बात नहीं करनी है। अभी हमने इसकी बात की, मैंगो की फैमिली बेटा क्या है? अनाकार्डियेसी। एफ माने फैमिली बेटा। ओ माने होता ओरिजिन, और ओरिजिन को हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति स्थान या उद्गम स्थान, एक ही बात है। पेपर में बहुत पूछते हैं इसका उद्गम स्थान क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो आम की बात करूं, आम का जो ओरिजिन है वो है इंडो वर्मा क्षेत्र। इंडो वर्मा क्षेत्र। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं, इंडो वर्मा माने समझे बेटा, इंडो माने इंडिया, वर्मा माने बांग्लादेश वाला भाग। जो बांग्लादेश हमारा जो भाग है इंडिया का, जो जोन है हमारा इंडिया बांग्लादेश, ये आम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा, अगर ऑप्शन ये इस टर्म में ऑप्शन नहीं है तो आपको मिलेगा उत्तरी भारत। ठीक है, भारत में भी कौन सा भारत? उत्तरी भारत। जो पहले आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये नहीं मिले तो ढूंढना भारत, और भारत भी ना मिले तो भारत में भी कौन सा? उत्तरी भारत। ये डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे हैं, आप ध्यान रखना। मैंने 3 को अमा करके 3 नाम लिखे हैं, तो ये मत बोलना कि एक ही ऑरिजिन है, मतलब एक क्वेश्चन डिपेंड करेगा रीजन वाइज। ऐसे नो ऑप्शन दिए इंडो पाकिस्तान, इंडो वर्मा, इंडो अमेरिका, तो अपन चूज करेंगे इंडो वर्मा। ऑप्शन दिया अगर एक ऑप्शन दिया है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तो इंडिया, भारत। अगर उसमें रीजन वाइज दिए हैं, आम का उत्पत्ति स्थान है, ऑप्शन ऐसे दिए ही नहीं है, ऑप्शन दिए उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, तो उसमें आंसर लगाएंगे उत्तरी भारत। तो डिपेंड बेटा ये करता है ऑप्शन कैसे हैं। क्वेश्चन तो वही रहेगा, पर एक क्वेश्चन के हिसाब से आप कौन सा लगाएंगे, तो आप मैच करेंगे कि ऑप्शन किस ढंग से दिए गए हैं, उस हिसाब से हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2n बेटा। सो ध्यान से लो, 2n को आप एक बार देख लें, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, कई जगह आप आएगी। मैं 2n ही क्यों लिखा, सोचने वाली बात है, मैंने n क्यों नहीं लिखा? मैं n लिख सकता था, मैं 2n ही क्यों लिखा? मैं 3n लिख सकता था, मैं 4n लिख सकता था, मैं 5 6n भी लिख सकता था, मेरी इच्छा। हमने 2n ही क्यों लिखा? अब बेटा एक बात समझ लें, देखो 2n बताता है गुणसूत्र नंबर को, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, माने गुणसूत्र की संख्या को बताता है 2n। अब मेरी बात सुना, n क्या है? तो n किसको बताएगा? अगर ये 2n बताएगा, गुणसूत्र नंबर को बताएगा, तो n क्या बताएगा? बेटा मैं ये नहीं बोला 2n ही बताता है, सभी बता रहे हैं गुणसूत्र नंबर को, बस ये इंडिकेट कर रहे हैं। n का मतलब हैप्लॉइड। पूरी बात सुनना, n बेटा क्या होता है? n का मतलब हैप्लॉइड। हैप्लॉइड माने एक नंबर की बात हो रही है, 2 माने हैं डिप्लॉइड। ठीक है बेटा, तो अपन क्या पढ़ रहे थे कि n माने हैप्लॉइड, 2n माने डिप्लॉइड, और 3n माने ट्रिप्लॉइड, 3 माने ट्रिपल, 2 माने डबल। आप समझ पा रहे हैं ना? 4 माने क्या होगा? टेट्राप्लॉइड। आपको गिनती बताइए मैंने, 1 माने मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नैनो, और 10 बेटा क्या बताया आपको? डेका। जो गिनती अभी तक नहीं आई है, तो प्लीज इतना रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यही निवेदन करूंगा कि आप पुराने लेक्चर जितने भी हैं सब देख लें। तो हर लेक्चर में कुछ इतने प्यारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे। पॉसिबल नहीं कि एक क्लास में हजारों मैं कॉन्सेप्ट डाल सकूं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो 3 माने ट्रिप्लॉइड, इसे मानना पड़ा 3 माने ट्रिप्लॉइड, 4 को टेट्रा, तो टेट्राप्लॉइड, 5 होता तो पेंटाप्लॉइड, 6 है तो हेक्साप्लॉइड,
पूरी बात सुना, मैं क्यों लिख रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं आपको। हिंदी में बात कर रहा तो एक गुणित, द्विगुणित, डिप्लोमा द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्थ गुणित, षट गुणित। हिंदी में षट, चतुर्थ, त्रि, द्वि, एक, ऐसा होता ना बेटा। चलो अब मैंने बताया क्यों आपको, इसलिए बताया क्योंकि आपको इसलिए जानकारी मालूम होनी चाहिए हम क्रॉप में 2n क्यों लिखते हैं। ज्यादातर क्रॉप में, सुनना ध्यान से, आप अधिकांश क्रॉप पढ़ेंगे आप वहां 2n ही देखेंगे। ऐसा क्यों? आप जो भी क्रॉप देखेंगे आज के बाद उसमें आप 2n ही देखना चाहेंगे। हम 3n क्यों देखते हैं? 3n आपको एक जगह मिलेगा, केले में आपको 3n मिलेगा। सेक्शन कहाँ मिलेगा? आपको गेहूं में मिलेगा। लेकिन जौ, ज्वार, बाजरा, चना, मटर, इसमें 2n ही क्यों मिलेगा? अधिकांशतः बेटा फसलों में गुणसूत्र नंबर जोड़े में होते हैं, डिप्लॉयड नंबर, ध्यान रखना। लेकिन ऐसे संतरे में आपसे पूछ लिया n बराबर क्या, ऐसे आपको, ऐसे गेहूं में 6n होता है तो वहां आप 6n कितना पढ़ते हैं बेटा? वहां पर पढ़ते हैं 742 माने 42, तो वहां पढ़ते हैं गेहूं में गुणसूत्र नंबर 42 है। अब वहां आपको क्वेश्चन ये पूछते हैं तो इसका हैप्लॉइड नंबर क्या है? हैप्लॉइड नंबर बेटा 1 होता है। अब आपने लगा दिया गेहूं में 42, पूछ रहा है वो हैप्लॉइड नंबर, तो भैया जब 6n बराबर 42 तो 6 का डिवाइड करेंगे 42 में, 6 का भाग देंगे 42 में, तो कितना आ गया? 7 6 42, 7। तो 7 हुआ हैप्लॉइड नंबर। आप समझे? गेहूं में गुणसूत्र नंबर कितने? 42, पर गेहूं में हैप्लॉइड नंबर 7। केवल एक दूसरे मिल रहा है अपन को बाकी, लेकिन ज्यादातर फसल में आपको क्या मिलेगा बेटा? 2n ही मिलेगा। 2n गुणसूत्र नंबर, डिप्लॉयड नंबर, और बेटा आम में होता है डिप्लॉयड नंबर माने 2n नंबर बराबर 40। जब टोटल नंबर 40 गुणसूत्र नंबर बेटा हैं तो जोड़े में कितने होंगे? 20 जोड़ी। जब टोटल क्रोमोसोम नंबर 40 हैं तो जोड़े में कितने होंगे? तो आपने बोल दिया 20 जोड़ी। ठीक है, क्या था इसमें, पर कौन से मालूम पड़ा? चलो कोई बात नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैं इतना जो मैंने यहाँ लिखा है मैं हटा देता हूं ताकि मैं और चीज लिख पाऊं यहाँ पे। ठीक है, इनको मैं आपके लिए एक काम करता हूं, मैं साइड में यूज कर लेता हूं। ठीक है, मैं इनको यहां लिख देता हूं आपके लिए, जैसे कि n, आप मतलब समझ ही जाएंगे, 2n, 3n, 4n, 5n और 6n। मेजरली अपन क्या यूज करेंगे बेटा? 2n। 2n माने गुणसूत्र नंबर डिप्लॉयड, जोड़े में, ऐसे आम में 40 कुल संख्या है तो जोड़े में कितना हुआ? 20 जोड़ी, माने नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर 20, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 40। और कौन सा आम कैसा पौधा है? तो आप बोलेंगे द्विगुणित पौधा है। 2n में डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड मोल बेटा कौन सा? द्विगुणित। यहां से मालूम पड़ गया। केले में पढ़ेंगे 3n तो आप त्रिगुणित, एक जगह मिलेगा अपन को, बहुत कम मिलेगा अपन, ऐसा ध्यान रखना। मैनली पर क्या मिलेगा? 2n। आगे बढ़ना और थोड़ा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैंने मैंगो की बात की तो मैंगो के सामान्य नाम क्या हैं? कुछ इसके सामान्य नाम भी हैं। ठीक है, आम जलवायु के आधार पर कैसा पौधा है? आम तने की वृद्धि के आधार पर कैसा पौधा है? आम कैसा है, मतलब आम अगर बात करें फल का प्रकार कैसा है? ठीक है, इसमें खाए जाने वाला भाग क्या है? खाया जाने वाला भाग, जाने वाला भाग। आम जो है वो पकने के आधार पे कैसा है? ठीक है, आम की बात करें तो मतलब कई आधार पे हमको बताना होता है कि आम इस आधार पे कैसा है, इस आधार पे कैसा है। ठीक है, आम मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, माने मोनोकॉट की डाइकॉट, कॉट के आधार पे हमें चूज करना, मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ये सदाबहार है कि पतझड़ी है।
तो मैं आम के बारे में कई आधार पे बात करनी होती है कि एक इस आधार पे कैसा है। ठीक है, तो पहले हम बात करें सामान्य नाम की बात कर रहे हैं, इसे और नामों से भी जाना जाता है। हालांकि अगर मैं डिटेल में बात करूं तो इसको अमन, कामयाब, निराली, रूह अफ़ज़ा या फिर हरदिल अजीज कई नाम से जानते हैं। इसकी वैरायटी पढ़ेंगे, इसका अध्ययन वहाँ कर लेंगे, पर कुछ कॉमन नेम है। जैसे हम आम को बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा, सबको मालूम है। आम को हम बोलते हैं नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इसे भारत का राष्ट्रीय फल भी कहते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। इसके अलावा हम आम को बोलते हैं बाथरूम फ्रूट। बाथरूम फ्रूट क्यों बोलते हैं? आपको मालूम है आम एक ऐसा रसीला फल है जिसको अगर हम खा लेंगे तो बिना वॉश के हम रह नहीं पाएंगे, हमें हाथ भी धोना पड़ेगा, हमें मुंह भी साफ करना पड़ेगा, तो इसको बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं। जलवायु के आधार पे भैया, ये शॉर्ट में बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आपको लेक्चर मिलेगा जनरल पोमोलॉजी के लेक्चर में। सामान्य पोमोलॉजी लेक्चर में आपको डिटेल में मिलेगा कि इस आधार पे कौन कौन से फल रखे जाते हैं। मैं शॉर्ट में ये बता रहा हूं आपको कि जलवायु के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट के आधार पे फ्रूट्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल, एक सब ट्रॉपिकल, एक टेम्परेट। हालांकि एक और होता है एरिड, पर हमने एरिड को शामिल नहीं किया। मेजरली हम 3 टाइप की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और बेटा टेम्परेट। यहाँ डिटेल में नहीं मिलेगा आपको, ये जानकारी जितनी भी कॉमन चीज़ें आपको मिलेंगी जनरल पोमोलॉजी में। आप ध्यान से सुनिए, भी शॉर्ट में चल रहा है, ठीक है। नहीं तो मैंगो में चलाऊंगा 4 दिन, मैंगो अकेले के 4 लेक्चर चल जाएंगे, नहीं तो हम मैंगो को एक लेक्चर में खत्म कर रहे हैं आज केवल शॉर्ट में, ठीक है। पोमोलॉजी खत्म करेंगे 8-9 लेक्चर में, जनरल पोमोलॉजी 2 लेक्चर में, फिर भी पोमोलॉजी 10 लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक फ्रूट पे टाइम ले लूंगा, डिटेल में ले लूंगा, तो मालूम पड़ा एक फ्रूट में लूंगा 10 लेक्चर में। अगर एक फ्रूट 10 लेक्चर में लूंगा तो आपका सिलेबस तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसलिए अपन पहला ले रहे हैं, शॉर्ट में ले रहे हैं। जो अलग अलग एग्जाम होंगे, एडीओ वाला एग्जाम है या जेआरएफ वाला एग्जाम है, कोई स्पेशलिस्ट एग्जाम आ गया हॉर्टिकल्चर में, वहाँ पे इसको डिटेल में लेना चाहेंगे। अभी कोई एक एग्जाम को लेकर फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं जनरल एजी के बारे में। आप जब पढ़ रहे हैं, आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा सहयोग देगा, आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो क्लाइमेट के आधार पे से टेम्परेट, शॉर्ट में लिख दूं, थोड़ा हिंट कर दूं आपके लिए, मैं ट्रॉपिकल भी होता है, सब ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेट हिंदी में आप बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, इसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय और इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इन आधार पे फल होता है, आम होता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल बोले तो हम इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। ध्यान रखना बेटा, इसकी भी ट्रिक होती है। ये क्यों हुआ भैया? ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय फल का मतलब होता है जिन फलों को पकने के लिए, वृद्धि विकास के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता हो। बिल्कुल, तभी तो आम का रीजन क्या है आपको मालूम है? सर्वाधिक आम दशहरी की बात करेंगे तो यूपी में ज्यादा होता, मना नहीं कर रहा। आम में वो लगना आम होता है, यूपी में ज्यादा होता, मना नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर आम का प्रोडक्शन इंडिया में है, वो ज्यादातर कहां से होगा? साउथ रीजन से। उसमें भी आम के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 2 ऐसे स्टेट है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। 3 मेजर स्टेट है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अपना उत्तर प्रदेश। अब वो अलग बात है, एरिया वाइज इनका क्रम अलग है, एरिया वाइज में किसका स्थान टॉप है, या प्रोडक्शन वाइज किसका स्थान टॉप है, या प्रोडक्टिविटी वाइज किसका स्थान टॉप है, वो अलग बात है। पर मेजरली 3 स्टेट मेन है, चाहे वो किसी की बात करें, बस चेंज होते रहते हैं। कभी प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश ज्यादा हो जाता है, कभी एरिया वाइज में कुछ आगे पीछे, ये प्रोडक्शन वाइज चलता रहता है। लेकिन मेजरली आप देखें, आम को चाहिए ट्रॉपिकल रीजन, माने गर्म जलवायु, जहां तापमान कम हो, तापमान ज्यादा हो, आर्द्रता ज्यादा हो, और क्लाइमेट कैसा? ह्यूमिड टाइप का, ह्यूमिड क्लाइमेट, वो इसको चाहिए होता है। तो बेटा जलवायु के आधार पे आम कैसा फल है? ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय। तने की वृद्धि के आधार पर बेटा पौधे होते हैं 3 टाइप के, हर्व, श्रब और ट्री। अब तने की वृद्धि के आधार पे आम कैसा है? ये वाला। तो इस आधार पे आम कैसा बेटा? ट्री में आता है। ट्री माने वृक्ष या पेड़।
और ये किस आधार पर डिपेंड किया जाता है? तने की वृद्धि के आधार पे। बेटा हर्ब माने शाख होता है जिसकी तने बहुत मुलायम हो, श्रब माने जिसमें इसे बोलते हैं झाड़ी जिसकी तने ना कठोर हो ना मुलायम हो, और ट्री माने पेड़ जिसके तने अधिक कठोर हो। तो सब जाने होंगे आम किस में आएगा? आम का तना क्या मुलायम होता है क्या? कि सरसों जैसा होता है कि तोड़ दिया और फेंक दिया? नहीं, ये इस आधार पे कैसे आएगा? ट्री माने पेड़ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम ग्रोथ मैंगो बिकम्स ट्री। ये कौन बिलोंग्स टू? ये क्या में आएगा? ट्री में आएगा। फल का प्रकार, तो ये फल कई प्रकार के होता है। ऐसा मैंने बोला कैसा फल की बात करूं मैं, सिंपल फ्रूट भी होता है, ठीक है, कंपाउंड फ्रूट भी होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रूट भी होता है। फ्रूट तो बहुत टाइप के होते हैं, कौन सा फ्रूट की बात कर रहे हैं आप? सिंपल माने सामान्य, कंपाउंड माने यौगिक, और कॉम्प्लेक्स माने जटिल। अब आप कौन सी बात कर रहे हैं? तो भैया इन फ्रूट में आएगा सिंपल। और सिंपल फ्रूट भी बहुत टाइप के होते हैं, अभी टेंशन। पॉम फ्रूट होते हैं, पॉम होंगी, बेरी होंगी, ड्रूप होंगी, स्टोन होंगी, हैस्पीडियम होंगी, कैप्सूल होंगी, वेलुस्टा होंगी, कई प्रकार हैं इसमें। ये कहाँ मिलेगा नॉलेज बेटा? डिटेल में अपन को जनरल पामोलॉजी में, अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो फल आम सिंपल में आएगा, और सिंपल की भी किस में आएगा? इस वाले में। कोई बोले आम के फल का प्रकार बताएं, तो आप बोल देना आम होता है ड्रूप। अगर ड्रूप नहीं मिले, ज्यादातर आम में मिलता है स्टोन टाइप का फल है। स्टोन फल वो होते हैं जिनमें ज्यादातर एक बीज हो अंदर, जैसे आम में गुठली एक होती है, और वो भी कठोर हो, एक हो और कठोर हो, इनको रखा जाता है क्या में? ड्रूप या स्टोन में। ऐसा बेर देखा, बेर में भी एक होता गुठली और कठोर होती है, तो ड्रूप बोलते हैं। आम में भी ऐसा केस है, तो उनको ड्रूप या स्टोन कई, लेकिन ज्यादातर दोनों में एक चुनना पड़े तो स्टोन ज्यादा अच्छा आंसर है, ड्रूप से भी अच्छा। हालांकि इनमें भी कुछ डिफरेंस है, खैर बाद में बात करेंगे। तो देखो इसके आधार पर नाम देखें, जलवायु के आधार पर ट्रॉपिकल है, तने की वृद्धि के आधार पर ट्री है, और फल के प्रकार के आधार पर सिंपल है। सिंपल में इसके आधार पर कैसा है? स्टोन फल है। अब एक खाए जाने वाले भाग, भाई छोटा कॉन्सेप्ट 2 मिनट की बात करूं, हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे वहीं जनरल में। आप ये समझे फल के 3 पार्ट होते हैं, माना कि अब मैं आम नहीं, मैं कोई भी बना दूं, ठीक है, ऐसा माना कि आम ही बना दूं, माना कि मैं, ठीक है, माना कि आम मैंने बना दिया, और आम का जो बीच वाला भाग है और जो, ठीक है, और आम का बीच वाला भाग हो गया ये वाला, ये हो गया बाहरी वाला भाग, ठीक है। अब अपने क्या किया, और बीच में क्या बेटा? बीच में है गूदा, बीच में क्या है बेटा? गूदा। तो जो सबसे भारी वाला पार्ट है ये वाला, इसको बाहर को बेटा लेटर में क्या बोलते हैं? एक्टो। तो इसको बोलते हैं बेटा एक्टोकार्प। एक्टो मान होता है बाहर, कार्प माने छिलका, बाहरी भाग, ठीक है। उस जो सबसे अंदर गुठली दिख रहे हैं, ये क्या है? अंदर, अंदर को बोलते हैं एंडो, तो इसका नाम है एंडोकार्प। देखो नाम आप देखो, इसको एक्टो माने बाहर होता है, एंडो माने अंदर होता है, इतना आप समझ जाएंगे। और बीच को बोलते हैं लैटिन में मीजो, तो ये बीच वाला भाग बेटा क्या है? मीजोकार्प। अब आप बताओ, मैंने आपको नाम बता दिए, 3 नाम होते हैं, बाहर को एक्टो, मध्य को मीजो, अंदर को एंडो। अब आप बताओ क्या खाएंगे आम में? स्वभाव के मध्य आप बोल रहे हैं, तो मध्य भित्ति, मध्य भित्ति को बोलते हैं मीजोकार्प। हिंदी कर लो इसको, मध्य, मीजो माने मध्य, कार्प माने भित्ति या भाग, तो मध्य भाग कह लो। तो भैया आम में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? मध्य भाग, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। ये नाम साइंटिफिक नेम है, तो ये ज्यादा आता है, तो आप समझ लो कि बनते कैसे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा बात सुनना, चलो आम की बात कर रहे हैं तो छोड़ो, अभी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। पकने के आधार पे फल होते हैं 2 टाइप के, एक होता है क्लाइमेट्रिक, और बेटा एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। हिंदी में क्या बोलता है इसको हिंदी में कर दो ना, क्लाइमेट्रिक। ऐसे और क्या अंतर है? कुछ नहीं, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो पहले आप फटाफट। क्लाइमेट्रिक माने होता है ऐसे फल कांट राइपन ऑन द ट्री, जो पेड़ पर नहीं पकते। ऐसे फल जो पेड़ पर
नहीं पकते, क्लाइमेट्रिक, ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। और नॉन क्लाइमेट्रिक द राइपर ऑन द ट्री, हिंदी में जो पेड़ पर ही पक जाते हो। अब आम की बात करें, आम की बात करो, अगर सोचिए हम जब आम को तोड़ते हैं तो थोड़ा बिफोर राइपनिंग, पकने की ठीक पहले उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं, ताकि वो ट्रैवलिंग में, अगर सोचो अगर पूरे पकने का वेट करें फिर उन्हें तोड़ें तो कितना मुश्किल होगा। पहली बात तो आप तोड़ ही नहीं पाएंगे, आप उस सेलिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो आम भैया लाने के बाद तब वो फिर वो पकता है, या उसके बाद हम उसे पकाते हैं। जैसे केला आपने देखा होगा, केला हम लाए उसके बाद उसको पकाते हैं फिर खाते हैं। तो केला कैसा फल है जो पेड़ पर नहीं पकता, पकाना पड़ता है, दैट इज ए क्लाइमेट्रिक। आम भी बेटा कैसा फल है, क्लाइमेट्रिक। ठीक है, शॉर्ट में देखें कि इसके आधार पे कैसा है। तो आपने बोला भैया इसके आधार पे है क्लाइमेट्रिक फल, तो हम इस आधार पे कैसा हुआ बेटा, क्लाइमेट्रिक। अब मोनोकोट डाइकोट, ये कैसे पहचानेंगे ये कैसा फल है, मोनोकोट है कि डाइकोट है, एक बीज पत्री के दुई बीज पत्री। तो ट्रिक बता रहा हूं बेटा आपको छोटी सी, देखो मोनोकोट में केवल नॉर्मली फलों की 3 फैमिली आती हैं, वो 3 फैमिली है एवीएम। वो 3 कौन सी फैमिली है, एबीएम। ए माने अरेकेसी, बी माने ब्रोमेलिएसी, एम माने म्यूसेसी। अरेकेसी में आता है खजूर और नारियल, पूरी बात सुनना। ब्रोमेलिएसी में आता है अनन्नास, और म्यूसेसी में आता है केला। अगर एग्जाम्पल नहीं ध्यान आ रहा है, वैसे आपको आने चाहिए, जब आप जितने बार लेक्चर लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको पूरा एक एक चीज याद हो जाएगी। एक बार में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करो। ए माने अरेकेसी, बी माने ब्रोमेलिएसी, एम माने म्यूसेसी। ये 3 ऐसे परिवार है जनरली जो एक बीज पत्री पौधों में आते हैं, और 3 के अलावा अधिकांश फल काय में आते हैं 2 बीज पत्री में। तो भैया अपना ए माने अरेकेसी है, अनाकार्डियेसी नहीं है। बाकी अनाकार्डियेसी, सैपोटेसी, बिटेसी, जितने भी सिट्रेसी, जितने फैमिली हैं वो सब किस में आते हैं, डाइकोट में, 2 बीज पत्री में। कितनी जल्दी आसान हो गया। 3 को ये छोड़ दो, एवीएम, रिमेनिंग ऑल फैमिली बिलोंग्स टू डाइकोट, 2 बीज पत्री पौधा। तो बेटा इस आधार पे कैसा हो गया तो इस आधार पर आपने बोल दिया आम एक द्विबीजपत्री है, डाइकोटिलीडन है। ठीक है, अब सदाबहार पतझड़ी, एवरग्रीन एंड डेसिडुअस, ये कैसे पहचानेंगे, ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूं। जितने पौधे थे ये वाले टेम्परेट वाला होता है पतझड़ी, ज्यादातर बहुत कर रहा हूं, और बाकी ये दोनों कैसे होते हैं, सदाबहार। अगर कभी भूल जाओ तो बोल रहा हूं, वैसे मतलब क्या वो समझो। पतझड़ माने डेसिडुअस, डेसिडुअस माने ऐसे प्लांट आते हैं जो एक वर्ष में एक समय ऐसा आता है कि अपनी पत्ती एक साथ झड़ा देते हैं, और ये टेम्परेट फलों में ऐसा देखा गया है। अपने यहाँ देखो, अपने जो पौधे होते हैं, आम हुआ, नींबू, संतरा, मौसमी, ये पत्ती झड़ाते हैं, मना नहीं कर रहा, पर एक साथ नहीं झड़ाते कि एक साथ पूरी झड़ा दें। इनका रेगुलर चलता क्या रहता है, पत्ती झड़ाते रहते हैं और नई पत्ती आती रहती हैं। तो इन पौधों को बोलते हैं सदाबहार। तो बेटा आम कैसा है, कभी आपने देखा है कि आम में एक समय ऐसा आता है कि पूरी पत्ती पूर्णतः झड़ जाती है, एक साथ नहीं होता, होता है पर एक साथ नहीं होता। इसका मतलब है आम कैसा फल है इस आधार पे, तो इस आधार पे आम कैसा फल है, सदाबहार। सदाबहार बोले तो एवरग्रीन प्लांट, इस प्लांट एवरग्रीन, आम एक सदाबहार पौधा है। तो अब अभी हम केवल छोटी बात कर रहे हैं, अभी हमने आम के बारे में जनरल नॉलेज भी नहीं देखा। अभी ये क्लास और चलती रहेगी, आप ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। हम आगे ले रहे हैं क्लास को थोड़ा सा हटा दो इसको, आप एक बार अच्छे से देख लें एक बार, ठीक है, देख लीजिए, हटा दो बेटा, क्लियर, ठीक है, देख लो एक बार। चलो अब हम बात कर रहे हैं आम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। चलिए हम आम में फूल दिखने वाले हैं, उनका समय आदि, फल। उसके बाद हम कुछ विकार देखने वाले हैं। विकार माने यू नो बेटा, डिसऑर्डर। ये 2 चीज देखते हैं पहले, ठीक है, आगे बढ़ेंगे उसके बाद फूल की बात करें। बेटा वैसे जनरली 3 टाइप के फूल होते हैं, सबको मालूम होगा।
एक फूल कौन सा होता है बेटा बताइए? एक फूल होता है कौन सा? फीमेल फ्लावर माने मादा फूल, एक फूल नर फ्लावर माने मेल फूल, एक होता है उभयलिंगी फूल पुष्प या फूल बोले तो हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर, नर मादा उभयलिंगी। आप सबको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जो फल बनेगा वो कभी भी नर फूल से नहीं बनता। नर फूल का केवल ये काम होता है कि नर भाग एंथर या पॉलिन ग्रेन का वहां से नर फूल से होकर कहां जाना? मादा फूल तक जाना और मादा फूल के स्टिग्मा तक जाना। मादा फूल के 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, नीचे वाला स्टाइल और नीचे वाला ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इस मेल फ्लावर के मेल पार्ट का फीमेल फ्लावर के कहा जाना? ऊपरी भाग स्टिग्मा पे जाना। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज पॉलिनेशन, इसे कहते हैं परागण। तो नर फूल का केवल फल बनाना काम नहीं था, इसका केवल परागण वाला काम था। हकीकत में आप जो फल खाते हैं ना वो मादा फूल होता है या वो उभयलिंगी फूल होता है। वो डेवलप्ड होके फ्लावर डेवलप हो क्या बन जाता है? फ्लावर में भी कौन सी ओवरी पार्ट डेवलप होकर बन जाता है फ्रूट्स, हम वो खाते हैं। या तो वो फीमेल होता है या वो उभयलिंगी होता है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि नर फूल हम खा रहे हो किसी डेवलप होने के बाद, मतलब भी नहीं है। नर फूल का मेन काम होता है पॉलिनेशन। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें जो फूल होते हैं उसी कंडीशन अप्लाई अपन यहां करेंगे। हम यहाँ ये दिख रहे हैं कि फूल जो है आम में जो है फूल वो मेनली अपना आ जाते हैं। अगर रीजन वाइज बात करें, रीजन उत्तरी रीजन माने नॉर्थ रीजन NR और दक्षिणी रीजन माने SR। तो नॉर्थ रीजन में माने अगर मैं बात करूं उत्तरी भारत में फूल आने का सही समय होता है फरवरी मार्च, और दक्षिणी भारत में फूल आने का समय होता है नवंबर से दिसंबर। ठीक है, इसका मतलब आप देख के बताओ, फूल पहले जनवरी फरवरी में आ रहे हैं, पहले नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं। इसका मतलब है दक्षिणी भारत में फूल जल्दी आ जाते हैं, तो इसका मतलब है सबसे पहले आम कहाँ आएंगे? दक्षिणी भारत में। अगर या यूं कहें हमारे राज्यों में जो उत्तरी राज्य हैं वहाँ जो आम सबसे पहले आते हैं वो कहाँ से सप्लाई होकर आते हैं? दक्षिणी रीजन से आते हैं, और जो हमारे यहाँ होने उसके बाद फिर हमारे यहाँ आएंगे। वो सब जानते हैं कि फूल आने के लगभग 90 से 110 दिन में माने 3 से 4 महीने में ये फूल बिकम्स फ्रूट। ये फूल क्या बन जाएंगे? फल बन जाएंगे। और हम फल कैसे पता करेंगे कि पक चुका है? तो छोटी सी बात सुने, इतना दिन में फल बन जाएंगे, हम कैसे पता करेंगे ये फल पके तैयार हो चुके हैं? छोटा कॉन्सेप्ट है, अगर वो फल अपन डुबो दें, अगर वो फल अपन डुबो दें और पानी में डालें और वो डूब जाए तो समझे फल पक के तैयार है। और अगर वो फल नहीं डूबे तो वो फल बेटा पका नहीं है। छोटा कॉन्सेप्ट है, हालांकि और भी तरीके थे पता करने के कि फल पका है कि नहीं, पर छोटा तरीका आपको बता दिया। अगर डूब जाए तो पक चुका, नहीं डूबे तो नहीं पका। और फल आते कितने जोर से किलो फटाफट बेटा? तो स्टार्टिंग में जो आप सब जानते हैं आम एक ऐसा वृक्ष है, ऐसा फल है जिसमें 5 वर्ष में फलन स्टार्ट होता है, फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में तो फल रहते हैं 400 से 500 फ्रूट पर ट्री, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते अगर हम 10 वर्ष में देखें, 5 वर्ष बाद देखें, तो ये फल की संख्या 1000 से 1500 फ्रूट्स पर ट्री हो जाते हैं। स्टार्टिंग में बेटा कितने फल आ रहे हैं? देखो एक पौधे 5 वर्ष में कितने आ रहे हैं? क्योंकि 5 वर्ष से फल स्टार्ट होगा, तो एक पौधे में आ रहे हैं 400 से 500 फल, और बढ़ते बढ़ते ये 10 वर्ष में मैंने 5 वर्ष बाद देखेंगे तो 1000 से 1500 फल एक पौधे में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप जो बोले प्रोपगेशन, यहाँ पे एक शब्द लेते हैं प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में बेटा क्या होता है? प्रसारण। प्रोपगेशन माने प्रसारण। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रही कि बताइए आम में प्रसारण की विधि क्या क्या है, तो बेटा क्या क्या है इसका तो जवाब सब होगा। हम बीज द्वारा, हम ग्राफ्टिंग द्वारा,
हम ग्राफ्ट में कई विधियों द्वारा एज वेल एज हम कटिंग से भी पौधा बना सकते हैं। ऐसे तो अधिकांश विधि से पौधा बन जाता है, लेकिन कई पेपर में ये कभी नहीं पूछा गया कि किन किन विधि से आम बनता है। आम में ये पूछा गया है कि आम की मेन कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड क्या है, माने व्यवसाय की विधि क्या है, प्रसारण की व्यवसाय की विधि क्या है। कभी ये नहीं पूछा कि आम को कौन सी विधि से लगाते हैं या किस किस विधि से लगाया जा सकता है। तो ऐसे तो कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, अधिकांश विधि से लगा सकते हैं। पर लगा सकते हैं वो अलग बात है, पर ज्यादातर किससे लगाते हैं वो मेन चीज पूछते हैं कि इंडिया में, भारत में आम की मुख्य प्रसारण की विधि क्या है आम की। वहां अपन को मेन एग्जाम्पल चूज करना होता है। तो ध्यान रखना, मेनली विधि जो है, अगर रीजन वाइज बात करूं बाय द वे, अगर मैं ये बोलूं उत्तरी भारत में मेन विधि क्या है प्रसारण की, तो उत्तरी भारत में मेन विधि है प्रसारण की और वो है एनार्चिंग। क्या है बेटा, देखो लिखा है एनार्चिंग। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे वीनियर ग्राफ्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लेंगे अंतर क्या है इसका, ग्राफ्टिंग या भेंट कलम भी कह सकते हैं। तो उत्तरी भारत में लगाने की विधि ये है, लेकिन दक्षिणी भारत में मुख्यतः विधि प्रोपेगेशन की। वैसे ये विधि आंसर मस्ट है, बहुत अच्छा आंसर है, वीनियर ग्राफ्टिंग मेन प्रोपेगेशन मेथड ऑफ मैंगो। लेकिन अगर आपको रीजन वाइज पूछ लिया कि दक्षिणी भारत में बताओ, तो यहां आंसर है एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग। क्या है बेटा, देखो एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग, दिस इज मेन प्रोपेगेशन मेथड ऑफ मैंगो इन साउथ रीजन। इन दक्षिण भारत में ये विधि मुख्य है प्रोपेगेशन की या प्रसारण की। नॉर्मली जब कुछ नहीं पूछा जाता आपसे, रीजन नहीं पूछा, ना तो नॉर्थ रीजन ना साउथ रीजन, तो अपन लगा चूज करेंगे वीनियर ग्राफ्टिंग, ये नहीं मिला तो एनार्चिंग, ये भी नहीं मिला तो भेंट कलम, तो मजबूरी है। तो बेटा जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो डिपेंड ऑन योर ऑप्शन कैसे हैं आपके क्वेश्चंस के, इस पे भी तय करता है मैं चूज क्या करना उस समय। ध्यान रखना पूरी बात, ठीक है। चलो और थोड़ा और आगे बात कर रहे हैं। अच्छा बेटा एक चीज और देखो, अब हम कुछ डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ डिसऑर्डर है, कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप वो देख लें। एक आम की सबसे बड़ी समस्या, यूं कहो आम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, वो क्या मालूम है, वो है एकांतर फलन। क्या है बेटा, वो देखो क्या लिखा है, एकांतर फलन। इसे आप लोग कहते हैं अल्टरनेट वियरिंग। दिस इज अल्टरनेट वियर। अल्टरनेट माने एकांतर, वियर ऐसे अल्टरनेट फ्रूटिंग भी बोल सकते हैं, अल्टरनेट वियरिंग भी बोल सकते हैं, एकांतर फलन की समस्या भी बोल सकते हैं। एक समस्या है। अब आप बोलेंगे समस्या कैसे है, तो यहां सुन लीजिएगा, दो टाइप के फलन होते हैं। एक होता है नियमित फलन, नियमित फलन मान रेगुलर वियरिंग, नियमित फलन मान होता है प्रत्येक वर्ष फलाना, और एकांतर फलन मान बेटा होता है एक वर्ष छोड़कर फलाना। आप बात समझे, प्रत्येक वर्ष फलाना रेगुलर वियरिंग नियमित फलन, और एक वर्ष छोड़ के फलाना दैट इज अल्टरनेट वियरिंग, इसे बोलते हैं एकांतर फलन। अब सोचिए जब एक वर्ष छोड़ के फलाएंगे तो ये तो समस्या है ना, तो इसका मतलब है दिस इज द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ मैंगो इज ए अल्टरनेट वियरिंग। अब रीजन बेटा क्या है, अब आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है आंसर राइट, अब क्यों होता है, व्हाई। अब इसको दूर कैसे करें, सॉल्यूशन ये पढ़ना पड़ेगा ना। और तीन चीज पे बात करें, क्या है वो समझ में आ गया, और क्यों होता है, तो क्यों की बात सुनो। हो सकता है CN अनुपात में डिस्टर्बेंस हो, ये अनियमित हो सकता है हार्मोन की अनियमितता हो, हार्मोन डिसबैलेंस हो, अनियमितता हो सकता है आपने जो यूज किया है उसमें फ्लावर फूल में डिस्टर्बेंस हो, माने फ्लावर अरेंजमेंट, फूल शॉर्ट में कर दो फूल, ठीक है। हो सकता है उसका एक अनुवांशिक गुण ही ऐसा हो, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो बेटा ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से देखा गया है कि ये समस्या हो सकती है। अब बात ये करेंगे इसे सॉल्यूशन कैसे किया जाए।
तो फटाफट में ही लिख देता हूं। देखो अगर बस CN अनुपात में डिस्टर्बेंस है तो कहते हैं 10:1 CN अनुपात होना चाहिए। ये इतना कर देंगे तो ये समस्या दूर हो सकती है। इसका रीजन है हार्मोन की अनियमितता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक कर देंगे, ऑक्सीजन अधिक और जिब्रेलिन कम, ऑक्सीजन अधिक और जिब्रेलिन बेटा कैसी कम। माना अगर हार्मोन की अनियमितता है, हार्मोन डिसबैलेंस है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए, जिब्रेलिन की मात्रा कम कर दी जाए तो इस समस्या को सुधारा जा सकता है। फ्लावर फूल की बात करें, अब यहां इसको मेन चीज समझ लें आप। फ्लावर में ये देखा गया है यदि नर फूल ज्यादा होंगे किसकी तुलना में, उभयलिंगी फूल की तुलना में। उभयलिंगी माने हर्माफ्रोडाइट, तो ये समस्या होगी, स्वाभाविक है। अगर नर फूल ज्यादा हो और अगर उभयलिंगी फूल कम हो, मेल फ्लावर ग्रेटर देन उभयलिंगी फूल, तो सबको मालूम है ऐसा होगा तो फल कम बनेगी। उल्टा हो, अगर उभयलिंगी फूल ज्यादा हो और नर फूल कम हो तो फल कैसे बने ज्यादा। कैसे, अब मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो अभी मैं बोला था कि नर फूल से कभी फल नहीं बनते, नेवर, क्रॉस कर दिया। और उभयलिंगी जहां फूल मिल जाए या मादा फूल मिल जाए उससे फल क्या होंगे, बनेंगे, यस नो, हाँ बनेंगे। तो इसका मतलब है ये फूल ज्यादा हो तो फल ज्यादा कर देना, नर फूल ज्यादा हो, नर फ्लावर ही ज्यादा है, मेल फ्लावर ज्यादा है, अब वो फल तो बन नहीं सकते, तो स्वाभाविक है फल कम बनेंगी, तो फल की संख्या कम हो जाएगी। अब सवाल ये आ रहा है कि उभयलिंगी फूल कहाँ ज्यादा होंगे। अब मेरी बात सुनना, अगर वो अनुवांशिक प्रॉब्लम है तो उसको सुधार कम किया जा सकता है, ध्यान रखना। अगर ऐसा प्रॉब्लम है इस वजह से है तो सुधार संभव है, अगर नेचुरल ऐसा है, अनुवांशिक प्रॉब्लम है, तो उसको सुधार बहुत कम कर पाएंगे। कुछ सॉल्यूशन बताएंगे इसके। अब उभयलिंगी फूल की बात करें, उभयलिंगी फूल कहाँ कितने होते हैं, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया उभयलिंगी फूल सबसे ज्यादा होते हैं लंगड़े आम में, वो होते हैं 70%, देख लीजिएगा। चौसा आम में 43%, दशहरी आम में 31%, बॉम्बे ग्रीन माने बंबई हरा, इस आम में 15%, और रूमानी एक जाति आम की उसमें मात्र 1%। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया बेटा कि बताइए कौन से आम में सबसे अधिक उभयलिंगी फूल होते हैं, तो वो आम है लंगड़ा आम 70%। दशहरी में कितने, 31%, और सबसे कम मात्र 1% कहां, रूमानी आम में। सोचिए, ठीक है। तो उभयलिंगी फूल की संख्या इस प्रकार हम देखेंगे, याद कर लेंगे तो कई जगह काम आएगी। खैर चलो, तो इसके सॉल्यूशन के अलावा अगर ये सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो हम केमिकल सॉल्यूशन ध्यान रखें। उसका केमिकल का नाम बेटा एक है, उसका नाम है पैक्लोब्यूटाजोन। ये नहीं मिल रहा तो आपको एक और मिल जाएगा, आप क्या बोल सकते हैं, कटार कटार कुछ भी बोले। इन केमिकल की मात्रा अगर हम 5 ग्राम प्रति पौधा यूज करेंगे तो भी इस समस्या पे थोड़ा सुधार किया जा सकता है। अगर ऑप्शन में आप पेपर दे रहे हैं, आपको केमिकल नाम नहीं आया और सॉल्यूशन पूछा है, इनमें से किस द्वारा सॉल्यूशन किया जा सकता है, अगर है तो टिक करो, यस हो सकता है। अगर है ऑक्सीजन ज्यादा, राइट कर सकते हैं। अब ऑप्शन में ये भी नहीं है तो और ऑप्शन मिलेंगे। इनके अलावा हम बिरलीकरण बोले तो थिनिंग आउट, ये नहीं मिल रहा तो काट छांट, ये भी नहीं मिला तो डबल ग्राफ्टिंग। इन द्वारा भी, ये प्रोसेस द्वारा भी हम एकांतर फलन समस्या को सुधार सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अभी डबल ग्राफ्टिंग क्या, काटछांट प्रूनिंग क्या, बिरलीकरण थिनिंग आउट क्या, ये अपन बात करने वाले हैं ट्रेनिंग प्रूनिंग में। एंड मेथड ऑफ प्रोपेगेशन अलग सेक्शन है, वहां प्रोपेगेशन क्या होता है, उसकी मेथड्स, एंड ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या होती है, उनके बेनिफिट्स एंड उनके टाइप,
ये दोनों अलग लेक्चर हैं, वहाँ बात करेंगे। अभी तो केवल आप शब्द सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इनके द्वारा या केमिकल के द्वारा या फिर इन तरीकों से भी हम इस समस्या को सुधार सकते हैं। और समस्या के नाम बेटा क्या चल रहा था? एकांतर फलन। एक समस्या है माल फॉर्मेशन। एक समस्या कौन सी बेटा? देखो, एक समस्या है माल फॉर्मेशन। बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं शारीरिक विकार। बेटा क्या बोलते हैं इस चीज को? शारीरिक विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, माल फॉर्मेशन। हम इस बीमारी को और नाम जानते हैं। कुछ किताब इसको बोलती है कुरचना, कुछ बोलते हैं गुम्बा रोग, कहीं आपको मिले गुच्छा रोग। तो यही है वो माल फॉर्मेशन। क्वेश्चन तो यही आ जाता है, माल फॉर्मेशन विकार कौन से फल में होता है? तो कितना आसान हो गया, माल फॉर्मेशन विकार आम में पढ़ रहे हैं तो आम में ही तो होगा, तो हमने यहां पढ़ लिया। ठीक है, तो माल फॉर्मेशन विकार एक, इसे हम कुरचना या फिर हम इसे गुम्बा रोग भी कहते हैं। ये क्या होता है उसकी बात सुन लीजिएगा। ये होता क्या है? ये मेनली सर्दी के समय होगा, पहली बात। और ये बौर का मुख्य रोग है। बौर समझे? जब फ्लावर छोटे छोटे होते हैं उसे बोलते हैं बौर। और बेटा बौर झड़ते हैं, झड़ना बुरी बात नहीं है। आप सोच रहे पूरे बौर झड़ गया, अब क्या होगा फल? कोई दिक्कत नहीं है, मात्र 1% बौर, 1% फ्लावर ही कन्वर्ट इनटू फ्रूट, मात्र 1% फूल ही कन्वर्ट होते हैं फल में। इतनी होनी चाहिए, से ज्यादा फूल जब कन्वर्ट होंगे तो फल मटर के आकार होने पर ही गिर जाएंगे, बड़ी समस्या होगी। इसका मतलब है, आप क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कितने प्रतिशत बौर या कितने प्रतिशत फूल फल में कन्वर्ट होते हैं आम में? तो वो आंसर है 1%। 99% फूल या बौर झड़ जाने चाहिए या झड़ जाते हैं। आप समझे बात को? ठीक है, तो बौर की मुख्य समस्या है, सर्दी में होती है। इस समय होता क्या है, शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा होने पर यह मुख्य समस्या, मुख्य विकार है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कंट्रोल सुन लीजिएगा ध्यान से। कंट्रोल में कुछ नहीं करेंगे, बस कंट्रोल में 200 ppm NaA का ध्यान रखना। 200 पार्ट्स पर मिलियन NaA। NaA समझे? नाफ्थलीन एसिटिक एसिड। इसका छिड़काव करें पौधे पर, तो इस प्रकार की समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। आप जल्दी देखें, फटाफट हटा रहा हूं मैं इसको। तो देखिएगा, हम कुछ और रोग के बारे में बात करने चाह रहे हैं, जैसे कि मटर के आकार पर गिरना। जब कोई आम में, जब आम के जो फल होते हैं उनका साइज जब छोटा होता है, मटर जैसा होता है, कई बार वो झड़ जाता है, एक समस्या है। तो इसके कंट्रोल के लिए हम या तो NaA का यूज करें या फिर अलार। तो भैया मैं 2 सॉल्यूशन लिख रहा हूं, NaA या अलार का छिड़काव करके हम इस समस्या को रोक सकते हैं, जिसका नाम था मटर के आकार होने पर फलों का गिरना। ठीक है, काला सिरा रोग, इसे बोलते हैं ब्लैक टिप डिसीज। ये कब होता है भैया? ये होता है प्रदूषित गैस या यूं कहें पॉल्यूटेड एयर, प्रदूषित वायु के वजह से जो डिसीज होती है उसे बोलता है काला सिरा रोग या ब्लैक टिप डिसीज। ये होती है CO गैस, माने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या SO2 गैस आदि गैस के निकलने से। और ये गैस कहाँ से निकलती है? ईंट के भट्टों से। तो ये जब ईंट के जो सोर्स होते हैं जहाँ बनते हैं, वहाँ से जब या कोई पास में कंपनी हो, कोई पॉल्यूटेड जिससे एयर निकलती हो, आपका पास में बगीचा हो, तो देखा जाता है इस पॉल्यूटेड एयर से निकलने वाली प्रदूषित गैस से हमारे बगीचों में आम का जो ऊपर वाला भाग होता है, टिप वाला भाग, वो काला हो जाता है। ये एक बड़ी समस्या है। इससे क्वालिटी तो डाउन होती ही है, आपकी रेट भी कम मिलेगी, मूल्य में कमी भी हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? या तो आपके जो बगीचे हैं, आपके ऑर्चर्ड हैं आम के, या तो कंपनी फैक्ट्री ईंट के भट्टों से 1.5 से 3 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो थोड़े हद तक हम केमिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका बचाव फिर कम ही है। बचाव तो मेनली डिस्टेंस वाला ही था। फिर भी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, इनके प्रयोग करने से भी हम इस समस्या से बच सकते हैं। पर मेन इसका सॉल्यूशन था 1.5 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम कंपनीज फैक्ट्री या ईंट की सोर्स से।
ठीक है, गोंद निकलना। कई बार आपने देखा होगा हमारे वृक्ष में, ऑर्चर्ड में ऐसी समस्या हो जाती है, कई पौधों से गोंद निकलता है। तो कुछ नहीं करें, आप 100 ग्राम चूना माने कैल्शियम कार्बोनेट, इतना ग्राम चूना प्रति पौधा यूज करें तो ऐसा समस्या से रोका जा सकता है। ऊतक क्षय रोग, इसे बोलते हैं बेटा टिश्यू नेक्रोसिस। ये समस्या होती है बोरोन की कमी से। बोरोन एक तत्व है, जब बोरोन कम हो जाता है तो उसकी कमी से होने वाला जो विकार है वो है ऊतक क्षय रोग। इसकी कमी से बचना है तो बोरेक्स के फॉर्म में या बोरोन को कई तरीके से फॉर्म में हम उसको आराम से दे सकते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू डिसीज, ये डिसीज जो बात करें, अगर हम इस बीमारी की बात करें तो ये बीमारी मुख्यतः ये बीमारी कहाँ देखी जाएगी? आम है अल्फांसो आम। कहते हैं अल्फांसो आम बहुत महंगा, बहुत स्वादिष्ट और बहुत एक्सपोर्टेबल वैरायटी ऑफ मैंगो। ऐसा आम है जिसको निर्यात बहुत करते हैं, ऐसा आम है। और उस अल्फांसो आम की सबसे बड़ी समस्या यही है, स्पॉन्जी ऊतक। हालांकि एक आम ऐसा है, इसका नाम है अर्का अनमोल। अर्का अनमोल में कहते हैं ये डिसीज नहीं होती, उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। स्पॉन्जी ऊतक के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है बेटा? इस अर्का अनमोल। लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर कहाँ होती है? अल्फांसो मैं नाम है। और ये होती क्या है भाई? डिसीज होती है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, जब हम परिवहन के दौरान आम का कुछ भाग, देखा नहीं अपने आम का एक साइड या कोई भी भाग गिलगिला सा हो जाता है। अब ऐसा होगा तो क्या होगा? इसकी क्वालिटी कम होगी और सबसे बड़ी बात तो वैल्यू में इतनी कमी आ जाएगी। तो ये एक विकार है जो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग परिवहन के दौरान होता है और इसके प्रति सबसे संवेदनशील जाति अल्फांसो है। और रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी? अर्का अनमोल। चूड़न आस्था बेटा क्या होता है ये देख लीजिएगा। अब फल आने को हैं या फल आ चुके हैं आम में, ठीक है। अब आपने पानी दे दिया। अब तो कई बार क्या होता है, अधिक नमी की वजह से, अब कहते क्या है, जब फल आ रहे होते हैं उस समय इरिगेशन अब नहीं करना चाहिए, पर आपने फिर भी ऐसा कर दिया तो अधिक नमी की वजह से पौधों में एक विकार हो जाता है, उसको बोलते हैं पाउडर मिल्ड्यू, हिंदी में कहते हैं चूर्ण आस्था। रोकथाम क्या है? फलाते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। झुलसा रोग, ब्लाइट, पत्तियां झुलस जाती हैं। ये क्यों होता है? आप देखें ना, अब क्या था, हमारी जमीन में ऑलरेडी क्लोरीन की अधिकता थी, अब आपको देना था पोटेशियम, तो आपने पोटेशियम किस फॉर्म में दिया? केसीएल फॉर्म में। अब सोचना, ऑलरेडी जमीन में क्लोरीन ज्यादा है, क्लोराइड आयन ज्यादा है, वो आपने पोटेशियम की सप्लाई के लिए केसीएल दे दिया। आपको देना था पोटेशियम, पर आपने पोटेशियम साथ में सीएल और दे दिया ना। तो इस प्रकार जमीन में इतनी क्लोराइड आयन की अधिकता हो जाती है कि पत्तियों में झुलसा रोग हो जाता है। तो सॉल्यूशन बेटा क्या मालूम है? यदि जमीन में क्लोरीन आयन की अधिकता हो तो आपको पोटेशियम की पूर्ति के लिए केसीएल की बजाय K2SO4 का छिड़काव या K2SO4 का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जहां सीएल ज्यादा होता है बेटा, वहां कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बचाव के लिए क्या यूज करें? K2SO4, ठीक है, सप्लाई ऑफ पोटेशियम के लिए। वृद्धि कम हो जाना, भैया जब फास्फोरस कम हो जाता है तो पौधे की वृद्धि कम देखी जाती है। तो माल फॉर्मेशन हुआ, ब्लैक टिप हुआ, या फिर अल्टरनेट बेयरिंग हुआ, टिश्यू नेक्रोसिस हुआ, पाउडर मिल्ड्यू हुआ, ब्लाइट हुआ, स्पॉन्जी टिश्यू हुआ। तो ये सब समस्याएं किसकी हैं? ये गंभीर समस्या हैं, ये महत्वपूर्ण समस्याएं किसकी बेटा? आम की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पूरी बात अपन एक तरह से आम की, ठीक है। अपन अभी 2 मिनट पहले क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था माल फॉर्मेशन। तो ध्यान रखना, बॉम्बे ग्रीन वैरायटी में ज्यादा होता है, मतलब कौन सा रोग? माल फॉर्मेशन। पर एक वैरायटी बता रहा हूं आपको आज, इलायची वैरायटी ऑफ मैंगो है। इलायची वैरायटी में, इलायची जाति में आम की माल फॉर्मेशन बीमारी नहीं होती, ध्यान रखना। और बॉम्बे ग्रीन में माल फॉर्मेशन भी पढ़ा ना, जो सर्दी के समय में होती है बौर में, वो ज्यादा होता है, ठीक है। आप एक बार अच्छी तरह देख लें, जो भी डाउट हो फटाफट कमेंट करते रहे मुझे, ताकि मैं आपको वो समझा सकूं और अच्छी तरह से। अब हम बात करने वाले बेटा कुछ जातियों के बारे में। सम वैरायटी ऑफ मैंगो, सम कल्टीवर ऑफ मैंगो, ठीक है। तो बेटा मैंगो की जातियों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको हमेशा पूछी जाती है एग्जामों में। कुछ फेमस जातियों की बात कर रहे हैं जो आपको आना ही चाहिए। वैरायटी ऑफ मैंगो, राइट। चलो तो हम बेटा कुछ यहां बात कर लेते हैं, जैसे कि सबसे मीठा आम, सबको मालूम होगा मीठे आम की जाति बेटा क्या है? राइट, बिल्कुल सही सोचा आपने, चौसा आम। देख लेना आपको कितना आता है, ठीक है। चलो मीठा आम हो गया आपका। ऐसा आम बताइए
जिसमें गुठली नहीं होती, बीच में जो सीड होता है, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। गुठली रहित वैरायटी कौन सी बताइए? राइट, वो जाती है सिंधु। ठीक है, राइट। नंबर 3, सबसे निर्यातक आम। हम सब जानते हैं हमारे इंडिया में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहते हैं पूरे विश्व की तुलना में पूरे विश्व का 58 से 60% आम केवल इंडिया में होता है। और आम को बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। और सोचिए जो किंग ऑफ फ्रूट है, फलों का राजा है, वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, सोचिएगा। ठीक है, वो भी कितना परसेंट होता है इंडिया का पूरी दुनिया की तुलना में? 58 से 60%। तो उस पूरे आम में कुछ जाती है, जैसे एक निर्यातक आम की बात करूं, फेमस आम है, उसका नाम है अल्फांसो। हालांकि उसके अलावा केसर और गुलाबे खास, ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो हमारे इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। बल्कि अल्फांसो निर्यातक आम ही नहीं, सबसे महंगा आम भी यही आता है। सबसे महंगा हो तो ये आंसर लगा दो, निर्यातक हो तो आंसर लगा दो। और इसके अलावा अगर ये पूछें डिब्बा बंदी में किसे यूज करते हैं, डिब्बा बंदी बोलो कैनिंग में। हम कैनिंग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे मालूम है? हमें पढ़ेंगे परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन मेथड में पढ़ेंगे। हम लंबे समय यूज कैसे करें, इसको मॉडिफाइड फॉर्म में बदल के कैसे खाएं, कैसे यूज करें। तो डिब्बाबंदी एक अलग लेक्चर है। आप ये समझें, डिब्बाबंदी के लिए अल्फांसो, सबसे महंगा अल्फांसो एंड एक्सपोर्टेबल वैरायटी ऑफ मैंगो अल्फांसो, ध्यान रखना। ठीक है, हम पढ़ चुके कौन सा बीमारी इसमें मुख्यतः होती है। ठीक है, नंबर 4 हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हम बताइए कि वर्ष भर फलन कौन से में आएगा, बताएंगे? वेरी गुड, आप सही सोचे निरंजन, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा होने वाला आम भारत में सबसे ज्यादा कौन सा आम होता है? सबसे ज्यादा, वेरी गुड, कौन सा होता है बेटा? दशहरी। अच्छा, इसकी 2 मिनट बात कर लेते हैं। इंडिया में दशहरी आम सबसे ज़्यादा होता है, आपको ये तो मालूम है ही। दशहरी आम का मेन लोकेशन कहाँ है, कहाँ ज़्यादा होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ में सबसे ज़्यादा होता है जी। इसे वहाँ के लोग अमन, कामयाब, निराली आदि नामों से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे होने वाला आम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, दशहरी के बाद है, वो है लंगड़ा आम। कौन सा आम बेटा? लंगड़ा आम बोलते हैं इसको। और ये आपने इसका स्ट्रक्चर देखे होगा, आपको नहीं देखा हो तो मैं जल्दी इसकी पिक सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसकी और भी बात अपन करेंगे उसमें। तो लंगड़े आम की बात करें, दूसरे नंबर पे होने वाला सर्वाधिक आम है यूपी का। भारत में सबसे ज्यादा होता है दशहरी। उसके बाद ऐसे भी कह सकते हैं लंगड़ा आम भी बहुत होता है, और इसे वहाँ के लोग रूह अफजा या हर दिल अजीज के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहाँ एक बात बीच में आ रही तो बात कर ही लेते हैं। स्पेसिंग की बात कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। स्पेसिंग क्या समझे? स्पेसिंग माने दूरी जो होती है ना, कैसे दूरी? डिस्टेंस बिटवीन प्लांट टू प्लांट एंड डिस्टेंस बिटवीन रो टू रो। माने पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिंग। तो देखो आम की स्पेसिंग होती है बेटा 10 मीटर। अगर स्पेसिंग बोल रहा हूं, माना अगर मैं बात करूं पौधे से पौधे 10 मीटर और रो से रो 10 मीटर, तो ये कितना हो गया? तो एक आम कितना स्पेस घेरेगा? तो आपका आंसर है 100 मीटर स्क्वायर, 100 वर्ग मीटर। पर स्पेसिंग में मैं एक ही बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है, तो स्पेसिंग है 10 मीटर। ठीक है, अगर संकर आम होता, संकर जाति भी 2 मिनट पढ़ने वाला है, संकर आम की स्पेसिंग होती है बेटा 6 मीटर। यह एक पॉइंट लिख दूं आपके लिए। सबसे बौना आम समझे, ड्वार्फ जाति। ड्वार्फ जाति कौन सी होती है? आम्रपाली। आप ये समझें, इसकी स्पेसिंग है, सबसे बौने आम की स्पेसिंग है, आम्रपाली आम की स्पेसिंग होती है मात्र 2.5 से 3 मीटर। कितनी का में देखिएगा आम्रपाली की। ठीक है, और अगर बीज उत्पादन करना हो आम के तो स्पेसिंग होती है बेटा 15 मीटर। तो क्वेश्चंस कैसे आएगा? अगर आम्रपाली अलग आ गया लिख के, संकर जाति अलग आ गया, आम कितना स्पेसिंग है या कितना जगह घेरता है, या बीज उत्पादन हेतु आम की स्पेसिंग बताइए, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ 2 मिनट बात कर रहे हैं, आम्रपाली की बात कर रहे हैं। सबसे बौनी जाति आम्रपाली, और बौनी जाति से बेटा 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। पहली बात सुनना, बौनी क्वेश्चन कैसे आता है। जो बौनी जाति बेटा होती है उनको हम यूज करते हैं HDP में। व्हाट इज HDP? HDP माने हाई डेंसिटी प्लांटिंग।
आप लिख लें कहीं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हिंदी में से बोलते हैं हाई माने उच्च, डेंसिटी माने घनत्व, प्लांटिंग उच्च घनत्व, प्लांटिंग में रोपण, तो उच्च घनत्व रोपण। इसका मतलब जो होता है, अब ना आप बताना इसमें कौन सी एचडीपी को संकेत कर रहा है। ये एरिया था, इसमें माना कि ये पौधे लगे, मान लेते पौधे लगे फटाफट, और ये एरिया था, इसमें ये पौधे लगे हैं। आप बताइए डेंसिटी किसको बोलेंगे? दिस इज डेंसिटी, माने कम से कम एरिया में अधिक अधिक पौधे लगाना। तो जब हम बॉनी हाइट होने से क्या होगा, इसकी कैनोपी कम होगी, जब इसकी कैनोपी कम होगी तो एरिया कम घेरेगा, जब एरिया कम घेरेगा तो कम से कम भूमि में अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं। दिस इज एचडीपी। तो आम्रपाली एचडीपी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। और बेटा जो एचडीपी वाले प्लांट होते हैं जिन्हें कम से कम जगह घेरते हैं, जो जिन्हें कम से कम जगह में अधिक लगा सकते हैं, ऐसे पौधों को यूज करते हैं किचन गार्डन में। तो क्वेश्चन आ गया, आम्रपाली एचडीपी में तो यूज कर ही सकते हैं, और किचन गार्डन में जिसे बोलते हैं रसोई उद्यान या गृह वाटिका या किचन गार्डन, जो कि हमारे दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति सब्जी उगाने की, उसमें सबसे बेहतरीन आम की कौन सी जाति उगा सकते हैं? आम्रपाली। सबको मालूम है गृह वाटिका में वो पौधे उगाएंगे जो कम स्पेस घेरे, पर आम भी लगा सकते हैं, पर कौन सा आम? ओनली आम्रपाली, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश के आम भी सोच लो। अच्छा, जाति में चलो बात हो रही तो और बात कर लेते हैं। जाति में ये बात कर रहे हैं, चलो जाति आप पहले देख लो अच्छी तरह से। अब हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल जातियों के बारे में। जैसे मैंने बोला आपसे एमपी की प्रमुख जाति बताइए, मध्य प्रदेश की आम की प्रमुख जाति बताइए। मैंगो की बात हो रही बेटा, ठीक है, एमपी जाति नहीं है, मतलब एमपी की आम की, ठीक है, मैंगो की। तो कुछ जाति नाम सुन लें। एक नाम है सुंदरजा, जैसे खिरामा, जैसे गाजरिया, जैसे करेला दहियार आदि। ठीक है, आपने नाम सुने नहीं होंगे, ठीक है। एमपी की कुछ जाति तो है पर बहुत पॉपुलर ब्रांडिंग तो नहीं हो पाई इनकी। आप जी ध्यान रखिए, सुंदरजा खिरामा फ्रॉम रीवा, गाजरिया फ्रॉम बैतूल एंड करेला दहिया फ्रॉम भोपाल। ये कुछ जाति ऐसी हैं जो यहाँ से निकली हैं, हालांकि बहुत फेमस जाति तो नहीं है, पर आप ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। अब पूर्व की प्रमुख जाति, पूर्वी भारत, माने ईस्ट इंडिया में, पूर्व भारत में आम की प्रमुख जाति कौन सी है? तो देखो, जितने भी कृष्णभोग हैं, भोग जैसे कृष्णभोग, जैसे मालवीय भोग, ठीक है, जैसे जरदाल, बहुत अच्छी जाति भैया पूर्व भारत की जरदाल, जैसे हिमसागर, गुलाबे खास, ये बेटा कहाँ की जाति? सभी पूर्वी भारत की, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन कौन सी? पश्चिमी भारत की। आम की प्रमुख जातियां, जैसे बहुत अच्छी जाति है फजाली। फजाली बहुत ही, भजाली नहीं बेटा, सॉरी, फजाली, ठीक है। तो फजाली मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट जाति है पश्चिमी भारत की। उत्तरी भारत की जाति देख लें आप एक बार फटाफट। ये तो आपने सुनी होंगी, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, लंगड़ा जी, जो भी अधिकतर आप नाम सुनते हैं ना, ये कहाँ की जाती है बेटा? जाती है अपनी उत्तरी भारत की, ठीक है। स्पीड ज्यादा है, राइटिंग पे ध्यान मत दें, राइटिंग खराब है मेरी, ठीक है ना। दक्षिणी भारत, अब एक चीज हो सकती है, या तो राइटिंग देख लूं या स्पीड मेंटेन करूं। स्पीड मेंटेन करूंगा तो आपको उसे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे दक्षिणी भारत की बात करूं, जैसे अल्फांसो, बैगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम आदि और भी हैं चूंकि। तो आपको कम से कम रीजन वाइज भी याद होनी चाहिए। कभी पूछ लेते हैं कि बताइए इस उत्तरी भारत की प्रमुख जाति कौन सी है,
आम की। तो आपको कम से कम नाम याद हो तो ठीक है। उल्टा पूछ लेंगे, बताइए हिमसागर किसकी जाति है, ऑप्शन देंगे आम, अंगूर, केला, तो आम टिक कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। पर इनमें भी टफ अंदर से पूछ लिया कि बताए इनमें से कौन सी जाति मध्य प्रदेश की है, तो वहां आपको ऐसे क्रम से याद होना चाहिए। अब आगे बात कर रहे हैं इनमें से, देखना जैसे कि अपन बैगनपल्ली बात करें, ये आंध्र प्रदेश की, तोतापुरी बात करें, सॉरी ये बैगनपल्ली मेनली कहाँ की, अपनी बैगनपल्ली कहाँ से बिलोंग करती है, मेनली हैदराबाद तरफ की, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश मान लो। तोतापुरी दक्षिण भारत की, जब चौसा अपने कौन से, उत्तरी भारत का, जैसे दशहरी उत्तरी भारत की, जैसे फजाली पश्चिमी भारत की। ये मुख्य जातियां हैं। रीजन वाइज एक पूछे तो चौसा उत्तरी भारत, फजाली पश्चिमी भारत, तोतापुरी दक्षिणी भारत। तो ये ऐसे जरदाल या हिमसागर पूर्वी भारत, ये रीजन वाइज मुख्य जातियां हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। अब मैं बात कर रहा हूं कौन सी जाति काट के खाई जाती हैं और कौन सी जाति चूस कर खाई जाती है। चूस कर व काट कर खाई जाने वाली जातियां। अब आप सोचेंगे चूस कर खाई जाने वाली जाति, तो जैसे कि आप दशहरी बोल सकते हैं और भी बोल सकते हैं, पर ये आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि चूस के खाई जाने वाली जाति बहुत ही रसीली होती हैं। ये कुछ जातियां हैं जैसे गाजीपुर, रसपुरिया, मिठवा। तो ये कुछ ऐसी जाति हैं, मिठवा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिठवा, गाजीपुर या गाजरिया, रसपुरिया। तो ये जो जाति स्पेशली है, ये चूस के खाई जाने वाली जाति हैं। इनके अलावा जो मिले, तोतापुरी, नीलफांसो, अल्फांसो, आम्रपाली, सिंधु, रत्ना, दशहरी, जो कुछ मिले सब कैसी हैं, काट कर। तो सब याद करने के बजाय इनको 2-3 याद कर लो, बची जितनी जाती हैं वो कैसे खाएंगे, काट के, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी जाति पॉली एम्ब्रोनिक है। और ये क्या होता है वो देख लो, पॉली एम्ब्रियोनिक। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं बहुभ्रूणीय। या कौन सी जाति एक भ्रूणी है, माने मोनो एम्ब्रोनिक। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात तो उसने बहुभ्रूणी होती क्या है। जो नॉर्मली होता क्या है कि जो फल क्या होता है आप सब जानते हैं, एक निषेचित फ्रूट है, फर्टिलाइज एग है एक तरह से, ठीक है। मतलब कैसे बनता है आप सबको मालूम है, पहले पॉलिनेशन होगा। अच्छा ये होता है आम में किसके द्वारा होता है परागण, मक्खी द्वारा। कौन सी मक्खी, घरेलू मक्खी। वो भी कौन सी मक्खी, घरेलू मक्खी। नाम क्या है, क्या नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, मूसा डोमेस्टिका। वेरी गुड। तो मूसा डोमेस्टिका से आम में होता है परागण। और ध्यान रखना जब मक्खी द्वारा परागण हो रहा होता है तो प्लीज उस समय आप कीटनाशक दवाओं का छिड़काव बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस समय इंसेक्ट मैन काम कर रहा है। मक्खी वाला जो है इंसेक्ट है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे तो उस पर नुकसान होगा, हमारा पॉलिनेशन नहीं होगा। और जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होगा तो फिर फ्रूट बनने में बहुत ही डिफिकल्टीज हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, अब क्वेश्चन आ गया है कौन सा फल बहुभ्रूणी है। तो मेजरली 2 फल बहुभ्रूणी माने जाते हैं, ज्यादातर एक आम एक मौसमी। अब आम की कौन सी जाति बहुभ्रूणी है, अब वो सुन लो एक बार बस। आप कुछ जाति सुन लो बहुभ्रूणी की, आपको इसकी याद करनी है बस। आपको इसकी याद कर लो, बची पूरी जाति किसकी बेटा, मोनो एम्ब्रियोनिक। इनकी याद कर लो आम की कौन सी जाति बहुभ्रूणी है। जैसे मैं बात करूं, रिपीट कर रहा हूं, मैं लिखने के मैं समय वेस्ट नहीं करना चाह रहा, लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, आप सुनते रहिए, ठीक है। गोवा, ओलियूर, किचनेर, वप्पाकाई, चंद्रकिरण, स्टार्च, मालवी भोग, नीलेश्वर। ये स्पेशल जाति हैं आम की, जो कैसी बेटा, जो बहुभ्रूणी है। सब याद नहीं हो पाए
तो 3 जाति याद कर लो बस, मेनली गोवा, ऑल्यूर और बप्पा काई मेन 3। बाकी हैं तो और ज्यादा जो आपको बताई हैं, तो मेनली ये जाती हैं बहुगुणीय। उसके बाद वही बोले आम्रपाली कैसी है, दशहरी कैसी है, चौसा कैसी है, सिंधु कैसी है, आपको जो नाम आ रहा है ना वो सब कैसी बेटा एक भ्रूणीय जाती है बस। और फल की बात करें तो कौन से फल बहुगुणीय से मेनली, एक था आपका मौसमी, एक था आपका आम। आम में कौन सी आम की जाति, गोवा, ऑल्यूर, चंद्रकिरण, किचनेर, वप्पाकाई, नीलेश्वर, मालवी भोग, स्टार्च, ये मुख्यतः बहुगुणीय जाति हैं। और उसके अलावा सभी जाति कैसी बेटा, एक भ्रूणीय है। सब कैसी बेटा देखो, एक भ्रूणीय है। अब बात कर रहे हम संकर जाति की। चलो संकर जाति के स्पेस नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, जल्दी लिखो फटाफट आप लोग, मैं हटा रहा हूं इसको। इसके बाद हम बात कर रहे हैं संकर जाति, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो। भैया ध्यान रखना आम के बारे में कुछ और भी चीजें हैं। आम कौन सी विटामिन का मुख्य स्रोत है बताएंगे, विटामिन ए, राइट। अच्छा, विटामिन ए का पूर्वगामी क्या है, मैं तो बता देता हूं, आप सबको मालूम है ना, आम किसका स्रोत है मेनली बेटा, आम मुख्यतः स्रोत है किसका, विटामिन ए का। और विटामिन ए का पूर्वगामी कौन है, कैरोटीन, राइट। माने पके आम में किसकी मदद है, विटामिन ए की। तो कच्चे आम में, लंगड़े आम में किसकी मदद ज्यादा, विटामिन सी की। कितना विटामिन सी होता है लंगड़े आम में, 100 से 175 ग्राम मिलीग्राम पर 100 ग्राम। माने कच्चा आम खाते हैं, लंगड़ा आम खाता है, विटामिन सी की पूर्ति होगी। लेकिन विटामिन ए का बहुत अधिक स्रोत है पका हुआ आम, पीला आम। पीला माने कैरोटीन, कैरोटीन बोले तो विटामिन ए, ध्यान रखना इस चीज को। हमारे इंडिया में 1000 से ज्यादा जातियां खोजी जा चुकी हैं आम की। आम भारत जो है, आम का बहुत उत्पादन में नंबर 1 चल रहा है, उपभोग में नंबर 1 चल रहा है, और निर्यात में भी नंबर 1 कंट्री है। किसके लिए बात करें, आम की टर्म में बात करें तो इंडिया सब तरह से आम के क्षेत्र में, चाहे एरिया वाइज हो चाहे उत्पादन वाइज हो, टॉप चल रहा है, ठीक है, दुनिया में। हम कुछ संकर जाति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। संकर जाति माने हाइब्रिड स्पीसीज, हाइब्रिड वैरायटी। जो हाइब्रिड माने क्या होता है बेटा, आप ध्यान रखो, जब 2 स्पीसीज को, माने हम फीमेल और मेल को जब क्रॉस करवाते हैं तो जे माता पिता क्रॉस करने के बाद जी कौन हो गए, जनक, जाति बनेगी, इसे बोलेंगे हाइब्रिड बिगड़, संकर जाति। संकर जाति के माता भी होते हैं, पिता भी होते हैं। मैं इसलिए ये बताना चाहा आपको, अगर संकर जाति आपको आती है कोई, तो संकर जाति का माता पिता आपको आना चाहिए, जनक आपको आना चाहिए। तो आप समझो आपको ने याद किया। जैसे आपने याद कर लिया कि भैया संकर जाति में आपने याद कर लिया कि आम्रपाली एक संकर जाति है, आम्रपाली संकर जाति, राइट। लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे आएगा, आम्रपाली के जनक बताइए, तो वहां आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसके जनक आपको आने चाहिए, बल्कि सभी संकर जाति के जनक आपको आने चाहिए। जैसे कुछ संकर जाति नाम सुन लो, आम्रपाली संकर जाति है, मल्लिका संकर जाति है, ठीक है, जैसे कि रत्ना संकर जाति है, सिंधु संकर जाति है, जैसे कि अर्का अनमोल संकर जाति है, अर्का अरुण संकर जाति है, अर्का अरुण, अर्का पुनीत संकर जाति है, H28, H29, H58, बहुत जातियां हैं जो संकर जाति हैं, पर अपन मुख्य बात कर रहे हैं आम्रपाली की बात करते हैं। मेरी बात सुनना, आम्रपाली के जनक जो हैं वो हैं दशहरी इंटू नीलम, जे फीमेल मेल, माता पिता, तो ये कौन होगा इनके जनक। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए आम्रपाली के जनक क्या है, तो पहले बताना दशहरी फिर नीलम, उल्टा मत करना। अगर आपने नीलम पहले बोल दिया, समझे बात को, दशहरी बाद में बोल दिया तो उल्टा हो जाएगा, तो इसका संकर नहीं, वो बात किसकी हो गई, वो मल्लिका की बात हो गई। ध्यान रखना, इसको क्रॉस उल्टा मत कर देना, दशहरी इंटू नीलम इक्वल टू आम्रपाली, और मल्लिका बराबर नीलम इंटू दशहरी, कहीं भूले ना। तो थोड़ी बात सुन लो, ADN, आप बस ADN याद कर लो, A बराबर DN माने ADN, बस आम्रपाली इक्वल टू दशहरी इंटू नीलम, उल्टा कर देना, वो याद करो ही मत, जहां डाउट है वो याद कर लो आप एक बार, ठीक है। रत्ना बराबर होता है
अल्फांसो इंटू नीलम। उल्टा कर दो अगर, नीलम इंटू अल्फांसो, तो बेटा क्या बन जाएगा वो, सिंधु। पर बहुत सी किताब में क्या होता है, रत्ना इंटू अल्फांसो, ये भी दिया होता है इसका संकरण। ठीक है, तो आप वैसे मेनली ये याद कर लो। ठीक है, नीलम इंटू अल्फांसो इक्वल टू सिंधु। ठीक है, अरकान मूल अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। अर्क अरुण का है, ट्रिक इसकी ए बी ए बोले तो देखो, अरुण माने ए माने अरुण, बी माने बैगन पल्ली, ए माने अल्फांसो। उल्टा कर दो, पुलिस का उल्टा हो जाएगा, अल्फांसो इंटू बैगन पल्ली। ठीक है, तो कम से कम आपको ज्यादा नहीं, अर्कारुण, अर्कानमूल, अर्कापुनीत, आम्रपाली और मल्लिका, इनकी संकर जातियां, इनके जनक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज गौर किया होगा, ये अर्का वर्का क्या आ रहा है कहीं अर्का, तो आप 4 ट्रिक सुन लो, फटाफट काम आएंगे। देखिए, हालांकि और भी है, यहाँ 4 की बात कर लेते हैं। अर्का, पूसा, अर्का, कुफरी, सीओ, 4 ट्रिक ध्यान रखो। आज के बाद कहीं भी पूसा वर्ड आ जाए किसी जाति के आगे, तो वो जाति निकाली जाती है IARI से, भूल मत जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी अर्का आ जाए वो जाति निकाली जाती, जो IRA का है न्यू दिल्ली। ऐसे ही अगर अर्का आ जाए तो वो जाति निकाली जाती है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये कहाँ है बेटा, बैंगलोर। तो आज के बाद पूसा लेके आ जाए दिल्ली से निकली जाती है, अर्का आ जाए तो बैंगलोर से निकली जाती है, कुफरी आ जाए तो ये कहाँ से, CPPI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI। और ये कहाँ है बेटा, ये है कुफरी कहाँ है, शिमला में, तो शिमला से निकली जाती है, भूलना मत इसको। ठीक है, कुफरी जाती आ जाए तो CPRI माने सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और अब CO माने कोयम्बटूर, किसी जाति लिखा है CO9 या CO कुछ जाति का नाम लिखा हुआ है, अब पूछे कहाँ से निकली है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, CO लिखा हुआ है कि जाति के आगे, तो वो जाति निकली होगी कोयम्बटूर से। कहाँ से बेटा, ये छोटा ट्रिक जरूर है, छोटी चीज है, पर क्या मालूम कब काम आ जाए। किसी जाति के आगे पूसा लिखा हो तो दिल्ली से निकली जाती है, अर्का लिखा हो तो बैंगलोर से, CO लिखा हो तो कोयम्बटूर से, और बेटा कुफरी लिखा हो तो शिमला से निकली जातियां हैं। ठीक है, उसके अलावा ये ध्यान रखो, मल्लिका जाति बनी है 1971 में, ये बनी IARI में, न्यू दिल्ली। आम्रपाली बनी है 1978 में, IARI न्यू दिल्ली। इसके अलावा अर्का अरुण को बोलते हैं H10 माने हाइब्रिड 10, और अर्का पुनीत को बोलते हैं H12 हाइब्रिड 12। तो कुछ छोटी मोटी जानकारियां हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आम के बारे में आपको जितना नॉलेज दिया वो आपके लिए बहुत ही बेहद साबित होगा। और जो आपको और भी इससे संबंधित क्वेश्चन जो मन में चल रहे हों या किसी एग्जाम में पूछे गए हों, वैसे कोशिश ये है कि जितने क्वेश्चन आए होंगे वो आपको इसमें से लेक्चर में बन जाएंगे। अधिकांश प्रश्न, बहुत कम ऐसे प्रश्न होंगे 1 से 2-5% जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करो, क्वेश्चंस पूछो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके आप पूछ सकते हैं। बहुत सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हैं, आप वहाँ जाके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करके पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, चूँकि लेक्चर बहुत बड़ा तो हो गया है, क्या करें, चूँकि ऐसा तो नहीं कर सकते कि मैंगो में 3 लेक्चर बनाना है, 1 2 3। हालांकि रिमेनिंग लेक्चर और है, पर वो डिफरेंट वे में अलग टाइप का लेक्चर है। आप लिंक अलग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर इसी में लेक्चर 1 2 3 कर देता, एक दिन में जाति पढ़ाता, एक दिन ये पढ़ाता, तो ठीक है, मैं विस्तार से हो सकता था, पर अभी लेवल फर्स्ट चल रहा है, जितनी चीज़ें हैं हम अभी शॉर्ट वे में समझ रहे हैं, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है,
सो थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।